Everyone. Till now, in mathematics or finance, we have talked about the concept simple interest and compound interest. Today, what we are going to start up is just a quick discussion of the topic that we have already encountered, that is effective rate of interest. Effective rate of interest. तो जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट वाले सम्स कर रहे थे तो उस टाइम पे हम लोग ने एनकाउंटर भी करा था कि ये क्या होता है. सो व्हाई डू वी यूज दिस कंसेप्ट? अगर सपोजिंगली मुझे कहीं पे इन्वेस्ट करना है and while investing I encounter two proposals. बैंक ए बोल रहा है कि मैं आपको 6% इंटरेस्ट दूंगा एनुअली एंड बैंक बी बोल रहा है that I'll be giving you 5.8% क्वार्टरली. तो ये तो मेरे को साल में एक ही बार इंटरेस्ट देगा, लेकिन बैंक भी मेरे को साल में 4 बार इंटरेस्ट देगा, तो मेरे मन में लालच आ जाएगा शायद वो ज्यादा है. तो हम लोग क्या निकालेंगे इन ऑर्डर फॉर अस टू कंपेयर. हम लोग दोनों को या तो दोनों का एनुअल में बदलते हैं या तो दोनों को क्वार्टरली में, क्योंकि अगर ऐसा होता कि 6% क्वार्टरली एंड 5.8% क्वार्टरली, देन इट वुड हैव बीन वेरी इजी फॉर अस टू कंपेयर कि भाई 6% क्वार्टरली ज्यादा इंटरेस्ट देगा. पर एक एनुअल और एक अगर क्वार्टरली है तो हम लोग के लिए कंपेरिजन अभी डायरेक्टली करना डिफिकल्ट. तो हम लोग क्या करते हैं, दिस इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हाट विल हैपन इज, ये बैंक बी का जो क्वार्टरली रेट है, ये क्वार्टरली रेट लगाने से अपने को जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 1 साल 2 साल 3 साल जितने भी सालों की बात हो तो वो सेम इंटरेस्ट वो रखेगा. उसके लिए वो क्या करेगा कि साल में 4 बार आपको पे नहीं करके आपको साल में एक ही बार पे करना पड़े. तो वो 5.8% को चेंज करके क्या करेगा कि 5.8% क्वार्टरली नहीं ले लो, दिस परसेंट एनुअली ले लो. उससे क्या होगा, जो इंटरेस्ट आपका 5.8% क्वार्टरली के टाइम पे कैलकुलेट हो रहा था वही इंटरेस्ट आपका X% एनुअली के टाइम पे भी कैलकुलेट होगा. तो ये जो इक्विवेलेंट एनुअल रेट होता है आपका विदाउट चेंजिंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट यू आर पेइंग और यू आर गेटिंग, दिस इज नोन एज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में जैसे हम लोग ने उस सम के हिसाब से भी पढ़ा था, मैं 100 रुपए के लिए निकालू, 1 रुपए के लिए निकालू, लाख के लिए निकालू या 1 करोड़ के लिए निकालू, बात एक है. मैं 1 साल को कंपैरिजन के लिए लूं, 2 साल के लिए लूं या 10 साल के लूं, वो भी एक. तो हम लोग जब इफेक्टिव रेट निकालते हैं हम लोग हमेशा 1 रुपया और 1 साल के लिए निकाल के देखते हैं. तो मैं पहले यहाँ पे अमाउंट निकालूंगी 1 साल के लिए. सो क्या होगा, 5.8 को पहले 4 से डिवाइड करेंगे, फिर आई के लिए 100 से 1 प्लस आई, 1 साल यानी 4 क्वार्टर, दिस इज माई अमाउंट. फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट में से ₹1 माइनस करेंगे, क्योंकि मेरा 1 रुपया प्रिंसिपल है. वो क्या देगा, इंटरेस्ट ऑन ₹1. लेकिन अगर हमें रेट कैलकुलेट करना है तो हमें इंटरेस्ट ऑन ₹100 चाहिए, तो हम लोग इंटू 100 कर देते हैं. जैसे ये 5.8 को हम लोगों ने, अगर मैं कंपाउंडिंग वैल्यू बोलूं तो ये है 1.0145. 1 साल में 4 बार इंटरेस्ट लगेगा तो 1.0592 हो गया. हाँ, तो इंटरेस्ट हो गया 0.5927 1 रुपया पे. अब अगर मुझे 100 रुपया पे निकालना है तो मैं इंटू 100 करूंगी करूंगी. तो मुझे क्या मिल रहा है, 5.92737 हाँ या ना, मतलब 5.8% क्वार्टरली लगाने से जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो सेम इंटरेस्ट 5.92 वाला परसेंटेज लगाने से एनुअली भी मिलता है. तो ये वाला बैंक मुझे 6% इंटरेस्ट दे रहा है एनुअली और ये बैंक मेरे को इतना दे रहा है, तो कौन ज्यादा दे रहा है, बैंक ए ज्यादा दे रहा है, तो मैं बैंक ए में इन्वेस्ट करूंगी. अगर लोन लेने का बात होता तो मैं बैंक बी से लेती, वो मुझे कम इंटरेस्ट चार्ज कर. हाँ ना. तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करता है, वो आपका क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली, ये सारा रेट का इक्विवेलेंट एनुअल रेट निकाल के देता है. और जब हमें इफेक्टिव रेट निकालना हो हम हमेशा 1 रुपया पे और 1 साल के लिए निकालते हैं. तो अगर मुझे क्या करना है, इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला 1+i⁴n, ये क्या है, अमाउंट कितना रुपया के लिए, 1 रुपया के लिए. अब क्या करते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ढूंढने के लिए -1 करते हैं. हाँ या ना. एक्चुअल फॉर्मूला एज सच यही है, लेकिन सम जब हम लोग कर रहे होते हैं, जैसे अगर सम में क्वेश्चन में आपको एमसीक्यू में फॉर्मूला ही पूछ लिया तो मेरा फॉर्मूला इतना ही है. लेकिन एक्चुअल सम करने के लिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंटू 100 भी करते हैं. तो आपको अगर फॉर्मूला में खाली इतना लिखा है बिना इंटू 100 के वो भी करेक्ट है, लेकिन अगर साथ में इंटू 100 का भी ऑप्शन है तो वो टिक कर.
लेकिन इंटू 100 नहीं है, उसके लिए नन ऑफ दिस मत टिक करना, क्योंकि आपके बुक में भी इंटू 100 बाद में लिखता है कि बाद में डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 कर दो। तो मैं अगर आपको बोल रही हूँ 6% सेमी एनुअली, सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली, क्या होगा उसका इफेक्टिव रेट? 6% यानी 3% हो गया मेरा, एक साल में दो, ये हो गया 6.09%। हाँ ना। फिर सपोजिंगली मैं अगर बोलूँ 8% क्वार्टरली, 8% यानी 2% लग मिलेगा मुझे एक क्वार्टर पे। 8.243216। हाँ, अगर मैं आपको बोलूं सपोजिंगली 10% मंथली, मंथली है तो पहले 12 टुकड़ा करा रेट का, डेसिमल के लिए बाय 100, एक साल में 12 बार इंटरेस्ट लगेगा। कितना? 10.471306। हाँ ना, अग्री कर रहे हो इस बात से? सब लोग क्लियर है यहाँ तक? सो अगर मेरे को इफेक्टिव रेट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 रुपया के लिए अमाउंट निकाला एक साल के लिए, -1 कर देंगे, वो मेरा प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट आ गया, वो 1 रुपया पे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 कर देंगे। तो जो रेट, जैसे ये 10% उन्होंने दे रखा है, दिस इज नॉमिनल और डिक्लेयर्ड रेट, ठीक है। और हमें अगर इफेक्टिव रेट बोला हुआ है तो ये वाला हो गया मेरा इफेक्टिव रेट। क्लियर? हाँ ना। अगर मैं आपको बोलूं कि इफेक्टिव रेट जो है वो है 3.0544, ठीक है। आपको बताना है नॉमिनल रेट क्या है। ऑप्शन है 2.8%, 3%, 3.2%, 3.6%। कोई भी एग्जैक्ट मैच कर रहा है? नहीं, विच वन इज द नियरेस्ट? 3, वैसे भी दिख रहा था। हाँ या ना? देखो 2.8 से 3.05 तो नहीं होगा, 3.2 और 3.6 से कम हो नहीं सकता, तो पेन छूना ही नहीं था ना, कैलकुलेटर छूना था, ट्रायल एंड एरर की जरूरत नहीं था, डायरेक्ट तुक्का मार सकता था 3%। हाँ ना, समझ आया? क्लियर है यहाँ तक? सो ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इफेक्टिव रेट। अब जो हम लोग पास स्टार्ट करें, दैट्स मार थर्ड, that is known as annuity. What we are going to start is annuity. अब annuity क्या हो? फॉर एग्जाम्पल मेरा जो इंस्टीट्यूट है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर रेंटेड हाउस में रह, तो मुझे हर महीना, पहले हम लोग एंड में पे करते थे, अब हम लोग कब रेंट पे करते हैं, इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ, राइट। हर महीना मुझे एक फिक्स्ड अमाउंट मेरा लैंडलॉर्ड को देना ही होगा, हाँ या ना? तो जब मैंने घर फाइनल करा कि भाई हाँ ये मैं घर आपसे भाड़े पे ले रही हूँ, सो उस टाइम हम लोग फाइनल कर लेते कि भाई हम लोग महीना का आपको 25,000 रुपया रेंट देगा, ठीक है, लोकेशन के हिसाब से। दैट वाज फाइनलाइज प्रायर।
वो भी बोला कि 2 साल के लिए अभी बात करें, एक्सटेंड करना होगा तो बाद में बात कर लेंगे। तो 2 साल के लिए हम लोग बात किया कि भाई 25-25 हजार रुपए महीना का हम आपको रेंट दे। तो हर महीना की शुरुआत होता है कि फर्स्ट, सेकंड या थर्ड तारीख तक रेंट आ जाना चाहिए। So in the beginning of every month, I have to pay a sum of rupees 25,000 to my landlord. हाँ या ना? अब एक चीज सोचो, जो हम लोगों का स्ट्रक्चर है बीइंग टीचर्स, हम लोगों का फीस यूजुअली चलो हाफ ईयरली या एनुअली होता है, कभी कभी ले लो चलो क्वार्टरली हो गया, लेकिन मंथली नहीं होता है। तो हम लोगों का यूजुअल फीस का सिस्टम हाफ ईयरली में अगर जाए, तो मैं बोलूँ मेरा पहला कलेक्शन जो है वो अप्रैल मई में हो जाता है। हाँ या ना? या मई जून ले लो चलो, मई में हो जाता है। तो उस टाइम पे मुझे एक बार में बहुत सारा पैसा मिल, सारा मेजरली 6 महीना का फीस तो हम उसी टाइम ले लेता है। खर्चा तो सारा उस टाइम नहीं करता है ना, खर्चा तो हर महीना करते रहेगा। तो हम उसको लैंडलॉर्ड को बोले कि देखो मेरा फीस आया हुआ है बढ़िया एकदम, 6 महीना का रेंट लेके रख। बोलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि उसका भी ये फिक्स है कि भाई मेरा जो घर का खर्चा है 1 महीना का, वो मेरा ये 2 जगह से जो रेंटल इनकम आ रहा है उससे चल जाएगा। तो उसमें भी ये होगा कि अगर हमको एक बार में इतना ह्यूज सम ऑफ मनी आएगा, तो मेरे मन में लालच आ जाएगा कि कुछ खरीद ले, या कहीं इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आया तो देख ले, या कोई धंधा में लगा दे। तो हम उसको खर्चा करते हैं, फिर बाकी महीना चलाएगा कहाँ से? वो तो दे दिया, वो तो अपना 50 उठा लिया, पर मेरा लग जाएगा घर चलाने में। तो रेंटल इनकम लोग चाहता क्यों है? हम अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदा, हम उसमें फिर भी अपना इंस्टीट्यूट नहीं बनाए, विलिंग आई वोंट, क्यों? हम क्यों ब्लॉक करें? एक तो हम वो प्रॉपर्टी खरीदा, उसे हम अपना ही धंधा शुरू कर दिया, तो वो धंधा से कमा रहा है। थोड़ा बहुत देना पड़ता है रेंट तो हम दे देगा, लेकिन वही हम अगर किसी और को प्रॉपर्टी देता है, वो रेंटल इनकम तो मेरा फिक्स है। अब अगर मेरे ये धंधा बाद में कभी मन गया कि हम नहीं बढ़ाएं, तो भी मेरा वो रेंटल इनकम तो आ रहा है, फिक्स है। तो हम कभी भी अगर बहुत पैसा आ भी गया, कभी भगवान करे आए, तो भी हम अपना जगह पे इंस्टीट्यूट खुद का तो नहीं बनाए, हम उसको रेंट पे देगा। तो मेरे फिक्स एक बढ़िया एक कमाई है कि भाई घर खर्च के लिए हमको टेंशन ही नहीं, मस्त आए। हाँ या ना? तो अगर मेरे पास से एक बार में पैसा आता भी है, तो भी हम चाह के भी उसको नहीं बोल सकते भाई एक बार में ले लो। या ऐसा समझ लो हम लोगों का जनवरी फरवरी मार्च सारा फीस आ चुका होता है, उसके पहले हम लोग सारा खर्चा कर चुका होता है, न्यू ईयर क्रिसमस दिवाली सारा तीज त्योहार मना हम लोग के बैठा होता, तो फुल कट। तो हम लोग एकदम पूरा दिन इंस्टीट्यूट में रहता, बाहर जाएगा ही नहीं, खर्चा होगा ही नहीं, एकदम, है ना? क्यों? पैसा ही नहीं है, लगाएगा कहाँ से? क्यों? कोई फीस देने वाला ही नहीं, उस टाइम तो सब निचोड़ रहे हैं जो दे रखा है हम लोग को, फुल ऑन एकदम। तो उस टाइम पे हम बोले कि भाई देखो ये 2 महीना पैसा नहीं है, जैसे मार्च से एडमिशन धीरे धीरे शुरू होगा हम दे देगा। तो क्या बोलेगा 2 महीना रहो भी मत, चलो देखो, अच्छा टर्म्स है ये वो सब असाइड, प्रैक्टिकली हम बात करें इन जनरल केस में। तो मैं अगर चाहूं तो इन दिस रेंट सिचुएशन, मेरे पास कभी ज्यादा पैसा है तो भी मैं एक साथ में नहीं पे कर सकती, मेरे पास कभी कम पैसा है तो भी मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकती। आई हैव टू पे एग्जैक्टली a sum of rupees 25,000 to my landlord in the beginning of the month if I want to stay in that। हाँ या ना? सेम ऐसा ही समझ लो आप, कोई लोन लिया, कोई समीर से ले लेते हम लोग, 2 लाख रुपए का हम लोन लिया, वो बोला मैम हर महीने 10-10 हजार देना है। वो तो सोच ही रखा मेरा तो खर्चा ही हुई 10 हजार से चलने वाला एक बार में। हाँ या ना? तो अब क्या करेगा? हर महीना हमको समीर को 10 हजार देना, अग्री? ये बिगिनिंग में देना ना एंड में? मैंने लोन चलो जब भी देना है, महीना में देना है ना एक बार 10 हजार, तो हम उसको बोलेगा अगेन सेम स्ट्रक्चर कि भाई मेरे पास एक बार में पैसा ले लो, उठा लो 1 लाख रुपए अपना, इंटरेस्ट कम हो जाएगा। हम तो हर महीना का जोड़ेगा ही आपके, ये ठीक है। और एक बार में हम देखो तो मुड़ाएगा भी एक बार में, बचा हुआ महीना चलाएगा कैसे भाई, घुमाएगा फिराएगा कैसे लोग को। हाँ या ना? तो फिर वो तो खर्चा फिक्स है, मेरा होना ही है वो खर्चा तो नहीं, 10-10 हजार ठीक, आप रख दो साइड में मेरे नाम पे, उससे 10-10 हजार निकाल निकाल के वो देते। तो in order to repay my loan also, the installment that I am about to pay to Samir, that will also be fixed। 10-10 हजार रुपए वो लोन के टाइम उनको बता दिया था कि भाई हर महीना हमको 10 हजार रुपया देगा। ईएमआई ले लो, हम लोग अगर फ्लिपकार्ट विपकार्ट से फोन खरीदता है, फोन है सपोज 60 हजार का, इतना तो है नहीं, 20 हजार रुपए का डाउन पेमेंट कर दिया, बचा 40 हजार, क्या हो गया? लोन। उस लोन को चुकाने के लिए हम ईएमआई पे करेगा। तो ऐसा तो है नहीं 40 हजार का लोन है तो हम 40 हजार ही देगा, धर्म के लिए तो खोल के नहीं बैठा वो लोग, तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। उस इंटरेस्ट चार्ज करके नीचे आप लोग देखना हमेशा ऑप्शन हो, मंथली, 6 मंथ, क्वार्टर, कितना कितना महीना में आप आपको पे करके लौटाने वाले, और उसका नीचे अमाउंट भी लिख देते,
कि भाई इतना इतना रुपया आपको पे करना होगा मुझे। हाँ, तो ये फिक्स्ड अमाउंट है जो शुरू में ही वो लोग फिक्स कर देते हैं कि भाई अगर आप इतना रुपया का लोन लिया है तो इसको चुकाने के लिए आपको हर महीना हमको 10-10 हजार रुपया पे करना है और इतना साल के लिए पे करना है, तो आपका लोन और इंटरेस्ट दोनों चुक जाएगा। हाँ, तो इसमें भी हमको हर महीना फिक्स विदाउट फेल ये पैसा उसको देना ही पड़ेगा जिससे हमने लिया। हाँ ना, ऐसा समझ लो फॉर एग्जाम्पल एफडी या कोई LIC पॉलिसी खोला। अब अगर हम बोला है कि हम 10 लाख का खोले LIC पॉलिसी, और अगर फिक्स है कि एवरी क्वार्टर आई हैव टू पे 1,50,000 रुपीज, तो अगर हम चाहते हैं कि मेरा वो पॉलिसी लैप्स ना हो तो वो 50,000 हमको पे करना ही पड़ेगा। हाँ या ना, तो यूजुअली आजकल हम लोग क्या करते हैं, बैंक अकाउंट लिंक कर देते हैं कि भाई वो झमेला ही चलता, याद रहे नहीं रहे, तो बैंक अपना खुद ही 50,000 रुपया काटते रहेगा जैसे ही डेट है। मेरा अकाउंट तो ऐसा तो है नहीं 50,000 ही है, सपोज 2 लाख रुपया बहुत रिच है। हाँ, तो बैंक बोले एक बार मैं नक्की करो 1.5 लाख रुपया निकालो 50 छोड़ दो, करेगा ऐसा बैंक? नहीं, क्यों? वो बोला नहीं, मेरे पास हर महीना 50,000 का पता है ना कि आना है, कैलकुलेशन जो हो गया, सिस्टम जो हो गया वो मेंटेन करना पड़ेगा, तो वो 50 ही निकालेगा भले मेरा अकाउंट में कितना ही। अग्री? तो ये अमाउंट फिक्स्ड है। रेंट हर महीना मुझे 25,000 ही देना है। लोन जो समीर को चुकाने के लिए देना है इंस्टॉलमेंट, हर महीना 10,000 रुपया ही देने। EMI चुकाने के लिए अगर मुझे क्वार्टरली सपोज 15,000 रुपया पे करना फोन के लिए, तो मुझे पता है कि वो क्वार्टरली 15 ही देना है मुझे। हाँ, अगर मुझे LIC पॉलिसी या FD के लिए क्वार्टरली 50,000 रुपीज देना है तो फिक्स उतना ही देना है, ना कम ना ज्यादा। ना ड्यूरेशन चेंज कर सकता हूँ कि नहीं इस बार तो 3 महीना में नहीं देगा, 6 महीना में एक साथ दे देगा, ना, ये सब सहूलियत नहीं है। तो ये जो है ना स्ट्रक्चर, वेयर आई हैव टू मेक fixed payment in a fixed interval of time, this is known as annuity. रेंट इज एन एन्यूटी, इंस्टॉलमेंट जो मैं समीर को दे रही हूँ इज एन एन्यूटी, FD का जो आपका प्रीमियम या LIC का जो मैं प्रीमियम पे कर रही हूँ दैट्स अ एन्यूटी। तो कोई भी पैसा अगर मैं फिक्स्ड अमाउंट हर थोड़े थोड़े टाइम में फिक्स ड्यूरेशन में अगर पे करती हूँ वो एन्यूटी कहलाता है। तो आप RD अकाउंट खोला है, उसको ओपन करने के लिए सपोजिंगली खोला है, या मुझे पता है कि मैं 3 साल बाद में एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहती हूँ इंस्टीट्यूट के लिए नहीं, लेकिन खुद का एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहती हूँ, तो उस टाइम पे मैं इमेजिन कर रही हूँ कि मुझे एक बार में सपोजिंगली 1 करोड़ रुपया चाहिए बढ़िया जमीन खरीदने के लिए। तो ऐसा तो है नहीं कि उस दिन कोई गाछ उग जाएगा मेरे जैसे हम तोड़ लेंगे, तो हमको आज से वो 3 साल का प्लानिंग करना पड़ेगा कि भाई उस टाइम पे मेरे पास एक्यूमुलेटेड 1 करोड़ रुपया आ जाए। तो बैंक को बोलेगा कि भाई देखो 3 साल के बाद में हमको 1 करोड़ रुपया चाहिए, आप कितना इंटरेस्ट देगा? अगर हम सपोजिंगली FD खोलता है या सिंकिंग फंड अकाउंट खोलता है या जो भी हम अकाउंट खोलता है, तो आप कितना इंटरेस्ट देगा? वो बोला कि हम आपको 4.5% दे रहे हैं ना, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि मंथली देने से हमको कितना रुपया देना है, क्वार्टरली अगर हम पे करता है तो कितना रुपया देना, हाफ ईयरली देना तो कितना देना, एनुअली देता तो कितना देना, जिससे 3 साल या 5 साल जितना भी हम ड्यूरेशन फिक्स करता है आप हमको एक बार में 1 करोड़ रुपया हाथ में दे, ताकि जब मेरा वो जमीन खरीदने का दिन है तो स्ट्रेस ही नहीं है। एक तो पक्का का पैसा मस्त एकदम, इधर से हम 1 करोड़ रुपया लेके इधर भेज देना एकदम सुंदर से, नो स्ट्रेस। हाँ, ये हो गया प्लान। ये पापा लोग करते ही है। जैसे बच्चा पैदा होता है कि उसका पढ़ाई के लिए कर देता है, वो बाहर जाएगा उसके लिए कर देता है, शादी के लिए कर देता है, अपना रिटायरमेंट के लिए कर देता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, SIPs हो गया या ये सब में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता है, कीपिंग इन कंसिडरेशन कि हमको कितना साल के बाद में पैसा चाहिए। हाँ या ना? तो ये सारा चीज में क्या होता है, अमाउंट और ड्यूरेशन दोनों फिक्स कर देता है हम लोग पहले कि भाई हर महीना इतना देना है या हर क्वार्टर इतना देना है या हर हाफ ईयरली में इतना देना है, ताकि इन दिस केस मुझे 5 साल के बाद में या 3 साल के बाद में 1 करोड़ रुपया मिले। ठीक है, पर्पस है इसमें तो। या कोई हमारे FD खोला है कि भाई अब बच्चा 18 साल का हो तो उसमें हमको एक बार में बहुत सारा मोटा पैसा मिले इन केस द पर्सन वांट्स टू गो आउटसाइड फॉर हायर स्टडीज, या 21 या 22 साल का उम्र में या 23 साल का उम्र के लिए कर लिया कि भाई अगर उसको खुद का बिजनेस करवा के देना है तो हमको ह्यूज सम ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए तो गांव दुनिया से मांगना ना पड़े, तो खुद का भी से जमा करने लगता है। कि हम सोच रहे 50 में रिटायर होने का कि बाद में लग्जरी में जिएगा, तो तब का रिटायरमेंट प्लान के लिए हम पैसा जमा कर, तो कोई भी पर्पस के लिए या लोन चुकाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ऐसा कुछ करते हैं, कोई सर्विस लेने, फॉर एग्जाम्पल रेंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम ये वाला फैसिलिटी कुछ यूज कर रहे हैं, उसका प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं फॉर माई सेटिस्फेक्शन, राइट? तो उसके लिए जो हम पैसा दे रहे हैं, ये पैसा देना खाली एन्यूटी नहीं, फिक्स्ड अमाउंट अगर फिक्स टाइम में देता है तो एन्यूटी कहलाएगा। सेविंग्स अकाउंट इज नॉट एन्यूटी। क्यों? जब पैसा आएगा हम तब जमा करेगा, नहीं आएगा नहीं करे, वो एन्यूटी नहीं, उसमें कोई फिक्स नहीं है, कोई बंदिश नहीं, वो नहीं चलेगा। लेकिन FD
वो एन्युटी है मेरा। क्यों? क्योंकि पहले से फिक्स्ड होता है कि कितना कितना आपको पैसा देना और कब देना है। LIC का प्रीमियम पे करना, वो एन्युटी। RD अकाउंट में पे करना है, एन्युटी है। सिंकिंग फंड अकाउंट में पे करना है, एन्युटी है। रेंट एन्युटी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल एन्युटी नहीं। ड्यूरेशन फिक्स्ड है, अमाउंट फिक्स्ड है, ऊपर नीचे होता है। राइट, मेंटेनेंस फिक्स्ड, हर महीना हमको पे करना होता है रेंट के साथ में, और वो अमाउंट भी फिक्स्ड है। अग्री? सो एन्युटी मीन्स व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट इज पेड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हाँ, ये एन्युटी जैसे हम लोग बोला, पहले के टाइम पे हम लोग रेंट देता था महीना के एंड में, तब थोड़ा सा ह्यूमन ट्रस्ट वस्ट था, थोड़ा भाईचारा था, तो कोई बात नहीं, रही है, महीना के एंड में देता था। रहने के बाद ये विश्वास था कि बंदा कहीं भागेगा नहीं ओवरनाइट। आजकल नहीं था, तो हम लोग महीना का शुरू में ले लेते हैं सबसे हम लोग। लेकिन फिर भी आपका बुक के हिसाब से यही मानता है कि रेंट मंथ एंड में दिया जाता है अभी भी। ठीक है, अब लोन ले लिया हम, समीर से 2 लाख रुपए लोन लिया, वो बोला 10,000 रुपए इंस्टॉलमेंट। कब देना है? अभी, हाथों हाथ? नहीं, एक ड्यूरेशन, अगर हम हर महीना देना तो 1 महीना कंप्लीट होने के टाइम पे देना है। हाँ या ना? एंड में देना। अगर मुझे सपोजिंगली FD खोलना है, FD अकाउंट, ठीक है, एक FD स्टार्ट करना, हम बोला हर महीना हम 10-10 हजार रुपए देगा, या SIP स्टार्ट करना कि 30,000 रुपए मंथली के हिसाब से एक SIP स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब ये 30,000 रुपए कब पे करना है? मंथ के बिगिनिंग में या मंथ के एंड में? हम आपके पास गया, एजेंट है मेरा LIC वाला, हम बोला कि मेरा 30,000 का SIP खोल दो। हमने आप खोल दो, मंथ एंड में आपको पेमेंट कर देगा। आप कब खोलेगा मेरा SIP? जिस दिन पैसा देगा। खुलेगा भी मंथ एंड में। तो जिस दिन आप SIP खोलना चाहते हैं, उस हाथों हाथ देन नाउ बिगिनिंग में पैसा देना पड़ता है। तो एन्युटी में कभी कभी पेमेंट मंथ बिगिनिंग में देना होता है, या इंटरवल के ड्यू बिगिनिंग में देना होता है, और कभी कभी इंटरवल के एंड में देना। डिपेंडिंग अपॉन दैट हम लोग उसको दो पार्ट में बांटते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी या एन्युटी रेगुलर, वेयर द पेमेंट हैज टू बी मेड एट द एंड ऑफ द टर्म। पहले इस्तेमाल करो, फिर पैसा दो। क्या फिर विश्वास करो, पूरा गा दिया है। या एन इमीडिएट एन्युटी, एन्युटी ड्यू, जो पहले दो, उसके बाद ही यूज करने देगा, वरना निकले। ठीक है, सो बेस्ड अपॉन व्हेन द पेमेंट इज मेड, वी डिवाइड एन्युटी इनटू टू पार्ट्स। एक हो गया ऑर्डिनरी एन्युटी, ठीक है, या रेगुलर। एक हो गया इमीडिएट या एन्युटी ड्यू, जो अभी कभी पे करना पड़ता है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कब, तो ऑर्डिनरी होता है, रेगुलर मंथ एंड। ठीक है, लेकिन अगर ड्यू बोला है, ठीक है, उसके लिए हमेशा बोलेगा कि नाउ द बिगिनिंग ऑफ द मंथ या एन्युटी ड्यू, ये शब्द लिखा हो। ठीक, अब इसमें फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं लोन का। ठीक है, मैंने समीर से 2 लाख रुपए का लोन लिया, कब? आज। आज का पैसा को क्या कहते हैं? थोड़ा सा वापस चलो, कंपाउंड इंटरेस्ट। हम 1,200 रुपया लगाया, कब? आज। 6% पे, तो कंपाउंडिंग वैल्यू 3 साल के बाद कितना मिलेगा? 1,200 × 1.06 1,429.2192। ये पैसा मुझे कब मिलेगा? बाद में, फ्यूचर में। ये पैसा कब है? आज, प्रेजेंट में। दिस इज प्रेजेंट वैल्यू एंड दिस इज फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू निकालना है, इंटू करो। प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, डिवाइड करो। तो प्रेजेंट वैल्यू में अगर कंपाउंडिंग वैल्यू मल्टीप्लाई करूंगी तो फ्यूचर वैल्यू मिल जाएगा। तो वही कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा फैंसी वे में बोल देगा। इफ द प्रेजेंट वैल्यू इज ₹1,200 इन्वेस्टेड एट 6% पर एनम, देन व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू? तो नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है, बेसिकली प्रिंसिपल और अमाउंट का क्वेश्चन। अगर फ्यूचर वैल्यू निकालना है, इंटू कर देना कंपाउंडिंग वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, डिवाइड कर देना कंपाउंडिंग वैल्यू। हाँ ना? तो यही प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू वाला जो बात है, ये हम लोग एन्युटी में भी करते हैं। कैसे? कोई लोन ले लेता, हम समीर से 2 लाख रुपए, बहुत पैसा है उसके पास, तो हम 2 लाख रुपए का लोन लिया, कब यूज कब करेगा? 2 लाख रुपए हम, अगर हमको नीड बात का होता, तो हम गधा है जो हम आपसे आज 2 लाख रुपए लेके सर पे रख लेते अपने। हमको आज जरूरत है तो हम लोन भी आज ही लेगा, हमको बाद में जरूरत है तो नहीं लेगा। हाँ है ना? तो वो हम 2 लाख रुपए लिया, आज ही हम पूरा खाया पिया मस्त एकदम एंजॉय कर लेना उसका। हाँ ना? तो ये 2 लाख रुपए का यूज कब हो रहा है? आज, टुडे, प्रेजेंट।
सो ये लोन अमाउंट जो होता है वो इसीलिए लिया जाता है क्योंकि वो आज के दिन उसका नीड है। सो लोन कोई बोले या नहीं बोले क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू, हमेशा लोन विल ऑलवेज बी प्रेजेंट वैल्यू। और अब इस लोन को चुकाने के लिए जो मैं पे करती रहूंगी इंस्टॉलमेंट वो क्या है, एन्यूटी। फ्यूचर वैल्यू कब होता है, जब मुझे बाद में वापस मिलता। हम समीर से 2 लाख रुपया दिया, वो फिर हमको क्या चीज का पैसा देगा वापस, नहीं, हम उसको चुकाने के लिए उसको हर महीना 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं, हर महीना दे रहे हैं, फिक्स्ड अमाउंट दे रहे हैं। ये क्या होता है, एन्यूटी। तो लोन प्रेजेंट वैल्यू को चुकाने के लिए हम एन्यूटी पे कर रहे हैं 10,000 रुपया का। ठीक है, अब अगला बोलेगा कि सपोजिंगली ये आपका आ, 2-2.5 साल में चुके 2.5 एट अ सर्टेन रेट। तो चार चीजें इस ट्रांजैक्शन में हम लोग दो के बीच में, मेरा और समीर के बीच में, प्रेजेंट वैल्यू लोन अमाउंट, एन्यूटी जो इंस्टॉलमेंट हम उसका पे करेगा, किस रेट पे वो हमको इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, और कितना साल में हमको पैसा रिटर्न करना है। ठीक है, 2.5 साल रेट ले लो कुछ। ठीक है, और प्रिंसिपल लोन अमाउंट हो गया, मेरा प्रेजेंट वैल्यू हो गया 2 लाख रुपया, और हम कितना इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, 10,000। तो मैंने आपको रेट नहीं दिया, तो ये चार में से मैं कोई तीन चीज आपको दूंगी और चौथा आपसे मांग लूंगी। हाँ या ना, दैट मीन्स आई नीड टू गिव यू अ फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी। मुझे बताओ लोन कौन सा होगा, ऑर्डिनरी ना ड्यू, बिगिनिंग ना एंड, एंड को क्या कहते हैं, रेगुलर या ऑर्डिनरी कहते हैं। तो लोन हमेशा प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी होगा हर बार, क्योंकि अभी लोन लेते तो हाथों हाथ उसको हम 10,000 देगा नहीं, तो हम बोलेगा लोन मेरा 2 लाख का नहीं है, 10,000 तो आप खुद ही ले लिया, तो बचा हुआ मेरा लोन है। हाँ या ना, सो लोन विल ऑलवेज बी प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी, फिक्स्ड, कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब अगर सपोजिंगली मुझे वही 5 साल के बाद 1 करोड़ रुपया चाहिए, ठीक है, उसके लिए हम हर क्वार्टरली फॉर एग्जाम्पल 2-2 लाख रुपया दे रहे हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि इसमें भी रेट, टाइम, कौन सा वैल्यू है, वो 1 करोड़ रुपए फ्यूचर, क्योंकि मुझे बाद में मिलेगा 5 साल 7 साल जिसमें भी वो फिट बैठता है, तो हमको बाद में मिलने वाला, मैं आज तो 1 करोड़ रुपए यूज कर ही नहीं सकता, मेरे पास है ही नहीं। कब आएगा, 5 साल या 7 साल के बाद मेरे हाथ में आएगा, तब हम यूज कर पाएगा। तो ये 1 करोड़ रुपया क्या है, फ्यूचर वैल्यू। हाँ या ना, ठीक है। अब उस फ्यूचर वैल्यू मेरे को मिले एक बार में, उसके लिए मुझे क्या पे करना होगा, हर क्वार्टरली 2-2 लाख रुपया पे करना पड़ेगा बैंक को, हर क्वार्टर मुझे फिक्स 2 लाख रुपया पे करना। ये क्या है, एन्युटी हो गया। तो वो बोलेगा ना इतना साल पे करो 2-2 लाख रुपया, इतना परसेंट के हिसाब से, तो हम आपको सपोज 5 साल 7 साल या जितना भी साल है तब हम आपको 1 करोड़ रुपया देने जैसा होगा। हाँ या ना, अगेन चार चीज, फ्यूचर वैल्यू, एन्युटी, टाइम, रेट, कोई भी चार में से तीन हम दे देगा, आपको चौथा निकालना है। इसमें कोई सा भी हो सकता है, नाउ भी हो सकता है, एंड भी ऑफ द मंथ भी हो सकता है। अब अगर कोई हम बैंक अकाउंट खोल रहा है तो नाउ ही होना पड़ेगा। अगर हम सिंकिंग कोई भी चीज खोलता है तो आई हैव टू मेक द पेमेंट राइट नाउ। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं कि मैं अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा साइड रख रही हूँ सो दैट आई कैन हैव अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन द लेटर, वो जमीन खरीदना मुझे 3 साल के बाद का एक फिक्स पर्पज से मेरा, तो मैं उसके लिए अपने प्रॉफिट में से पैसा साइड करना स्टार्ट करूँ। हाँ या ना, प्रॉफिट कब होता है, मंथ एंड में या ड्यूरेशन के एंड में होता है। हाँ या ना, तो वो जो प्रॉफिट से पैसा हम इन्वेस्ट करेगा वो भी तो मंथ एंड में ही कर पाएगा। तो ये जो चीज है ना कि भाई मेरा फ्यूचर का रिक्वायरमेंट के लिए मैं पैसा जमा कर रही हूँ, उसको कहते हैं सिंकिंग फंड। ठीक है, सिंकिंग फंड इज कोई फ्यूचर नीड के लिए, मैं अगर एक फिक्स पर्पस के लिए अगर आज से ही अपने प्रॉफिट में से पैसा अलग करती हूँ ताकि बाद में रनिंग कैपिटल में से ना निकालना पड़े, तो हम लोग इसको कहेंगे सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड क्योंकि प्रॉफिट से निकल रहा है तो मंथ एंड में ही निकलेगा, सो इट हैज टू बी ऑर्डिनरी एन्युटी। और कब मिलेगा उसका पैसा, बाद में, तो क्या होगा, हमेशा फ्यूचर होगा। सो सिंकिंग फंड इज ऑलवेज फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी। हाँ या ना, ठीक है। सो आपका इस एन्युटी के केस में पहला सब डिविजन क्या हो गया, ऑर्डिनरी एंड ड्यू, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। तो ऑर्डिनरी में भी प्रेजेंट वैल्यू का एक फार्मूला होगा, फ्यूचर वैल्यू का एक फार्मूला होगा, ड्यू में भी प्रेजेंट वैल्यू का एक फार्मूला होगा, फ्यूचर वैल्यू। तो कैसे पता चलेगा कि सम ये वाला प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का है ना एन्युटी वाला है, क्वेश्चन पढ़ा। ठीक है, अब ये देखेगा कि कोई भी पेमेंट बार बार हो रहा है क्या, या कोई पेमेंट मुझे बार बार मिल रहा है क्या।
अब मैंने 1200 रुपए इन्वेस्ट करा 6% के हिसाब से, 3 साल के बाद में मुझे कुछ पैसा मिलना, कितना टाइम पेमेंट हो रहा, सिंगल टाइम मिलेगा, कितना बार, सिंगल टाइम, बार बार वाला कोई हरकत ही नहीं हो रहा है। तो ये नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। लेकिन अगर मैं बोलूं हर महीना में 1200 रुपए मंथ एंड में भी इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मुझे 3 साल के बाद में कितना रुपया मिले, हर महीना कर रही हूँ ना, तो ये एन्युटी हो गया। पैसा कब मिलना है, बाद में, तो फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी हो गया मेरा, उसका फॉर्मूला लगेगा। वही अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ में दे रही हूँ तो एन्युटी ड्यू का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा। हाँ या ना? अगर समीर से लोन लिया है तो मेरा किसका फॉर्मूला लगेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला लगेगा। लेकिन मैं यही चला के बोल दूं कि नहीं, मुझे अभी का अभी एक शेयर उसको देना पड़ेगा, अलग से क्लॉज डाले हैं मैंने चला के कि भाई उसका लोन में मुझे पहले हाथों हाथ एक पेमेंट देना है, तो ये क्या हो जाएगा, ड्यू हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। तो मुझे 4 फॉर्मूला चाहिए एन्युटी। समझ आया? तो अगर क्वेश्चन में कोई भी पेमेंट बार बार हो रहा है, दैट इज नोन एज एन्युटी। तब वो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं, एन्युटी का क्वेश्चन। फिर हम लोग क्वेश्चन पढ़ेगा कि ये ऑर्डिनरी एन्युटी का क्वेश्चन है ना एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, पेमेंट कब हो रहा है उसके हिसाब से पता चलेगा। फिर हम क्वेश्चन पढ़ेगा कि अगला क्या दिया है या क्या मांग रहा है, प्रेजेंट वैल्यू मांग रहा है ना दिया है, ना फ्यूचर वैल्यू मांग रहा है ना दिए, उसका फॉर्मूला लगाएंगे। सो वी हैव टू टॉक अबाउट 4 फॉर्मूलाज। हाँ ना? क्या ये क्लियर है? लिखे, निकालिए कॉपी। एन्युटी, रेगुलर पेमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, कितना तरीके का, देखिए, ऑर्डिनरी और एन्युटी रेगुलर। दूसरा इमीडिएट एन्युटी और एन्युटी ड्यू। क्या होता है ऑर्डिनरी एन्युटी में, द फर्स्ट पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ द टर्म, फर्स्ट पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ टर्म। एग्जाम्पल, कोई भी लोन ले लो, ईएमआई वगैरह, रेंट हमारे केस में, या द फर्स्ट पेमेंट is made at the beginning of the term, at the beginning of the first payment at the beginning of the period. So RD account ले लो, इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम ले लो, इंश्योरेंस प्रीमियम ले लो, हुआ, लिख लिया। सो फोर फॉर्मूलाज, ऑर्डिनरी एन्युटी ड्यू, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। एक बार सब यहाँ देखो, एक बार यहाँ, अगर कंपाउंडिंग वैल्यू मेरा 1 प्लस आई है, मैंने रुपीज इन्वेस्ट करा है आर अभी के लिए टुडे,
तो मुझे एन ईयर्स के बाद में जो रुपया मिलेगा मिलेगा, इसलिए फ्यूचर वैल्यू हो गया। हाँ या ना? उसके लिए आप कंपाउंडिंग वैल्यू क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो आर एन ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करोगे। ये अगर मैं 1 साल के बाद वापस R रुपीज इन्वेस्ट करूंगी तो उसके वजह से मुझे कितना रुपया मिलेगा, आर। लेकिन 1 साल कम इंटरेस्ट जुड़ेगा, 1 साल बाद में इन्वेस्ट करा ना। हाँ या ना? अब अगर सेकेंड ईयर में वापस R रुपीज इन्वेस्ट करती हूँ, इसके वजह से कितना रुपया मिलेगा। हाँ या ना? इन सबको एड ऑन करूंगी, दैट एक्यूमुलेट टू बी माई टोटल फ्यूचर वैल्यू। हर एन्युटी का ऊपर मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा ना, और उन सब का सम टोटल भी होगा, तब जाके वो मेरा एक एक्यूमुलेटेड फ्यूचर वैल्यू मिले। तो फ्यूचर वैल्यू अगर निकालना है तो कंपाउंडिंग वैल्यू के ऊपर में जो पावर है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हाँ या ना? यही अगर मैंने लोन लिया है, ठीक है, मैंने कोई लोन लिया, उसको चुकाने के लिए आर 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 रुपीज पे कर रहे हैं, तो ये आर पे इंटरेस्ट लगाएगा, तो हम लोगों को पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना लोन में पे रीपे कर रही हूँ। 1 साल। फिर इससे पीछे होंगे तो क्या पता चलेगा, 2 साल का इंटरेस्ट हटा दो उससे, इससे 3 साल का हटा दो। हाँ या ना? तो उसके लिए लोन अमाउंट का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कंपाउंडिंग वैल्यू। तो मैं इसको आर इंटू 1 + i⁻³ भी तो लिख सकते हो। अग्री कर रहे हो? हाँ या ना? तो अगर फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है तो पावर पॉजिटिव होगा, प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है तो पावर नेगेटिव होगा। सो याद रखना, फॉर्मूलाज आर डिराइव्ड फ्रॉम जीपी। Formulas are derived from GP. Entire annuity formulas are derived from GP. ठीक है? पहला नोटेशन, हम लोग R ले रहे हैं एन्यूटी के लिए। I तो अपने को पता है R/100 होता है। कंपाउंडिंग वैल्यू 1 + i। N हो गया नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। बाकी हाफ ईयरली क्वार्टरली वाला जो हरकत है वो तो सेम ही होगा। 6% हाफ ईयरली बोला, तुम 3% लेके सम करेगा, साल में 2 बार देगा। हाँ ना? हटाओ, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला आर 1 + i⁻n डिवाइडेड बाई आई। यही अगर एन्युटी ड्यू में क्या होता है, ऑर्डिनरी में जीरो में कोई पेमेंट नहीं होता, 1 से स्टार्ट होता है। एन्युटी ड्यू में कब होता है, 0 से स्टार्ट हो जाता है, तो 1 साल एक्स्ट्रा लगेगा। तो यही सेम फॉर्मूला लेगा हम लोग, 1 साल का कंपाउंडिंग वैल्यू और मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, प्रेजेंट वैल्यू में पावर क्या होगा, नेगेटिव होगा। हाँ, 1 - 1 + i⁻n डिवाइडेड बाई आई। यहाँ पे ये ध्यान देना, इसका पावर आर 1 - 1 + i⁻n - 1 डिवाइडेड बाई आई प्लस आर। हुआ? पहले हम लोग क्वेश्चन में आइडेंटिफिकेशन सीखते हैं कि अगर मैं कोई आपको सिनेरियो देती हूँ, सिनेरियो में वो प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू दिया है, क्या मांगा है, कौन सा नोटेशंस क्या है, वो लिखो। मिस्टर राम deposits a sum of, ये चैप्टर एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम धीरे धीरे, ऑफ ₹6,000 every month and receives ₹1 lakh at the end of 5 years। पहला सवाल, क्या ये एन्युटी का क्वेश्चन है? कैसे पता, एवरी मंथ बोला है।
ये 6,000 रुपया कौन है? एन्युटी कौन की? ये हम हर महीना पे कर रहे हैं, तो ये मेरा आर हो गया। ये 1 लाख रुपया कौन है? क्योंकि ये मेरे को 5 साल बाद मिल रहा है, ये है फ्यूचर वैल्यू। ठीक। खाली ये एक ही लाइन लिखा है, तो इसमें हमको मालूम नहीं क्या मांगे। ठीक है। टाइम दे दिया, रेट मांगेगा। ठीक। ठीक। तो ये मेरा एन हो जाएगा। हाँ ना? नहीं। कैसे होगा? मंथली बात कर रहे हैं। क्या होगा? 60। हर महीना का बात हो रहा है, तो 5 साल में 60 महीना आएगा। हाँ या ना? नंबर 2। मिसेस नलिनी टेक्स अ लोन of rupees 60,000 from a bank payable in half yearly installments of rupees 5,000, 15,000 for a period of 2 years. क्या ये एन्युटी का क्वेश्चन है? क्या ये एन्युटी का क्वेश्चन है? पेबल इन हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज 15,000, मतलब हर हाफ ईयरली में मैं उसको 15-15 हजार रुपया पे कर रही हूँ। हाँ या ना? तो ये यस एन्युटी का क्वेश्चन है। ये 60,000 रुपया क्या है? लोन। लोन मतलब प्रेजेंट वैल्यू। लोन हमेशा प्रेजेंट वैल्यू होता है। ये 15,000 रुपया क्या है? इंस्टॉलमेंट है, तो एन्युटी हो गया मेरा। एन क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि 2 साल बोला और हाफ ईयरली बोला, तो एक साल में 2 बार, तो 2 साल में 4 बार। हाँ ना? ठीक। फाइंड द लोन अमाउंट if rupees 10,000 is paid 10 times to repay it in 6 years at 5% per annum. बोलो किसका क्वेश्चन है? क्योंकि 10,000 आप 10 बार दे रहे हैं, सेम अमाउंट, तो ये एन्युटी हो गया। 10,000 रुपया कौन है? एन्युटी को दिया आर। हाँ। निकालने बोला लोन अमाउंट। लोन अमाउंट मतलब क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। हाँ या ना? रिपीट इन 6 years, तो एन क्या होगा? 10 टाइम्स इन 6 years तो हो ही नहीं सकते यहाँ 5, सॉरी। 10 टाइम्स इन 5 years, तो एन क्या है? 10। 10 टाइम्स तो अगला खुद ही बोला है कि आप 10,000 10 बार दे रहे हैं। वो 6 years बोलता तो भी हम एन 10 ही लेता। हाँ या ना? पर इससे हम लोग को क्या पता चल गया, अगर 10 बार दे रहा है 5 साल में, तो कैलकुलेशन कैसे चल रहा है? हाफ ईयरली चल रहा है। हाँ या ना? तो मेरा रेट क्या लेगा? 2.5% लेके करेगा। क्या ये बात समझ आया? ठीक है। तो निकालना नहीं है अभी। मिस्टर समीर डिपॉजिट रुपीज 2,000 per month at 10% per annum for 10 years. Find the amount receivable. बोले क्या ये एन्युटी का क्वेश्चन है? क्यों? पर मंथ बोला, हर महीना दे रहे हैं। एन्युटी कौन है? ठीक है, 10%। नहीं। आर क्या हो जाएगा? 10/12 हो जाएगा। 10 साल मतलब एन क्या होगा? पर मंथ बोला है, एक साल में 12 महीना, 10 साल में 120। फाइंड द अमाउंट रिसीवेबल मतलब फ्यूचर वैल्यू। हाँ या ना?
इसका मतलब आपको एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, टाइम और रेट, ये चार में से एनी थ्री विल बी गिवन, और चौथा हमें ढूंढना। हाँ ना? कोई दिक्कत? पक्का? सबका? पहले इन क्वेश्चन करके। पहला, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन increases at the rate of 2% of the population at the beginning of that year. Number of years in which the population increases by 40%. इसका मतलब इंक्रीजेस बाय 40% का मतलब क्या हो गया? कि अगर पहले 100 था तो अब क्या हो गया? 140 हो गया, 40% बढ़ के, हाँ या ना? सो इनिशियली 100 था, बाद में कितना हो गया? 140 हो गया, हाँ या ना? कितना परसेंट के हिसाब से? 2%, और एनुअली चल रहा है। तो ये क्या होगा? 1.02। हाँ ना? ये हो गया 1.4। अब इसको क्या करेंगे? ट्रायल एंड एरर से करेंगे। ठीक है, हाँ या ना? तो 1.02 लिखा, मल्टीप्लाई, जैसे 1.4 के नजदीक आओगे बताना कितना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 पे 1.372 आया है, 17 पे 1.400 आया है, 18 पे 1.42 हो गया। तो आंसर क्या है? 17, 1.400 आ रहा है, मस्त एकदम। हाँ ना? ये वो क्वेश्चंस करा रही जो आपके एक्सरसाइज में भी है शायद, लेकिन कॉमन है। क्लियर है? हुआ? नेक्स्ट, द एनुअल birth rate and death rate is 39.4 and 19.4 respectively per thousand people. The number of years in which the population will become double. बोलिए। डबल का फॉर्मूला क्या था? 72/r। हाँ ना? ठीक है। अब देखो, बर्थ रेट इतना है, डेथ रेट इतना है, तो नेट इंक्रीज रेट क्या होगा? 20। लेकिन 20 कितना लोग के लिए? पर थाउजेंड। तो पर हजार के लिए क्या होगा? पर 100 के लिए क्या होगा? हजार के लिए 20/1000 इंटू 100 हो जाएगा, यानी 2% ही तो हुआ। हाँ या ना? हजार पे 20% है, तो 100 पे तो 2% हुआ। हाँ या ना?
सो डबल कितना साल में आने वाला मेरा? 72/2 36 ईयर्स। लेकिन ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, मैंने पहले भी बोला था। अगर मैं एक्चुअली सम को करूं, ठीक है, 20% रेट है, ठीक है, डबल करना है ना, तो 100 का कितना करना है? 200। 1.02 टू द पावर है 2 हो गया। आप करके देखो एन कितना आ रहा है। 1036 आ रहा है ना एग्जैक्ट। तो आंसर एक्चुअली 36 ही है। आपकी बुक में भी आंसर 36 ही है। सो 72/r 114/r। कोई स्टोरी बिल्डअप नहीं है, डायरेक्ट डबल ट्रिपल पूछा तो लगाना। स्टोरी बिल्डअप अगर है तो ट्रायल मैनेजर करके करना है। क्लियर? समझ आया? कोई दिक्कत? हाँ जी।